सूत्रों की माने तो अभी अशोक गहलोत दिल्ली में ही मौजूद है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ही मुख्यमंत्री की रेस में थे, लेकिन विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री पद पर फैसला आला कमान पर छोड़ दिया गया। इस बीच दिन भर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के घर पर बैठकों के कई दौर चले। बताया जा रहा है कि बैठक में राजस्थान की कमान गहलोत को सौंप देने का फैसला किया गया। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि गहलोत ने कहा है कि राजस्थान कांग्रेस एकजुट है और कहीं कोई टकराव नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएम चुनने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। गहलोत ने कार्यकर्ताओं से शांति की अपील भी की। इससे पहले पायलट के समर्थकों ने भी अपने नेताओं के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। पायलट ने भी अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की और पार्टी आलाकमान पर फैसला छोड़ दिया। अब जब मैं आया हूं तो हमें बुलाया गया तो नेचुरल की मीटिंग होगी और मैं समझता हूं कि कल बहुत ही अच्छे ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से सब चर्चा हो गई है और जल्दी फैसला हो जाएगा। इस बीच सचिन पायलट को राजस्थान का सीएम बनाने के लिए उनके समर्थकों ने करौली में रास्ता जाम कर दिया। कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बनाने के लिए करौली जिले में समर्थकों ने हंगामा करते हुए सड़क जाम कर दी और सचिन पायलट के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। वहीं सचिन पायलट के घर पर भी बड़ी तादाद में उनके समर्थक जमा हैं और सचिन पायलट को सीएम बनाए जाने के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने हंगामे की खबरों के बीच समर्थकों से संयम बनाए रखने की अपील की। पायलट ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता शांत रहे और आला कमान पर भरोसा रखें। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही खींचतान के बीच कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की। बैठक के बाद कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जो पार्टी आलाकमान तय करेगी वही सब मानेंगे। इस बीच राहुल गांधी ने कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ एक फोटो ट्वीट की। इस फोटो में तीनों नेता मुस्कुराते हुए देखे जा सकते हैं। राहुल ने इस फोटो के कैप्शन में रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय की लाइन भी ट्वीट की है और लिखा है कि धैर्य और समय सबसे बड़े योद्धा है। सूत्रों का कहना है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ को सीएम बनाने की बात करीब करीब तय है। इसका औपचारिक ऐलान कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद हो सकता है। दिल्ली में राहुल गांधी के साथ लंबी चर्चा के बाद कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल के लिए रवाना हो गए हैं और रात में ही सीएलपी यानी कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग हो सकती है। हम लोग अभी भोपाल जा रहे हैं। बहुत कॉर्डियल हम लोग की बातचीत हुई है। अच्छा। और भोपाल में विधायक दल की बैठक करके हम अभी घोषणा कर देंगे। मुख्यमंत्री आप होंगे सर? ये बात बता रही है। ये अभी होगा, जो विधायक दल तय करेगा वो होगा। कितने बजे हम सीधे एयरपोर्ट जा रहे हैं। भोपाल जा रहे हैं। आपको निर्णय मालूम पड़ जाएगा, चिंता मत करो। जी, राहुल जी ने फोटो ट्वीट की आपके साथ। हाँ, क्यों नहीं, आपको इतराज है? सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिल्ली से रजत राकेश टंडन, जयपुर से मनु शर्मा और साथ ही साथ रायपुर से संजय शेखर। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। रजत, क्या लग रहा है मध्य प्रदेश को लेकर, क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या कमलनाथ का नाम करीब करीब तय है? शरद, ये वाला विजुअल दिखाना। रजत से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। पहले चलते हैं मनु के पास। मनु, अशोक गहलोत के नाम को तय माने? जी बिल्कुल, अशोक गहलोत का नाम जो है मुख्यमंत्री के लिए तय हो चुका है। केवल आलाकमान की ओर से औपचारिक घोषणा होना बाकी रह गया है। ये तमाम जो प्रक्रिया है वो आज सुबह से चल रही थी दिल्ली के अंदर, जयपुर के अंदर। जब यहाँ पर पर्यवेक्षक कोई सुलझा नहीं पाए मसले को तो दिल्ली ले जाना पड़ा इस मसले को। लेकिन अब राहुल गांधी ने इस पर मोहर लगा दी है। आज दिन भर ये चला बैठकों का, जिसमें प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी तक को इन्वॉल्व होना पड़ा। उसके बाद में ये फैसला हो सका है कि कहीं न कहीं अशोक गहलोत जो है तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। इस बात का फैसला हो चुका, लेकिन अब औपचारिक ऐलान होना बाकी है। सबसे बड़ी बात बताएं दीपक जी कि राजस्थान के अंदर जो है ना, जो गुर्जर समाज जो है उसका जो काफी जो इस चुनाव के अंदर सीधे तौर पर लग रहा था, कहीं न कहीं जो फेस जो है सचिन पायलट हो सकता है, इसको लेकर के काफी आशा लगाए बैठे थे गुर्जर समाज के लोग। लेकिन अब जब ऐन वक्त पर यह फैसला हो गया तो उनमें काफी आक्रोश जो है वो सड़कों पर भी उतरने लगा है। इस कारण से तमाम इन हालातों को देखते हुए पार्टी आलाकमान इस बात को सोच रहा है किस तरह से एक बार बैलेंस हो स्थिति, उसके बाद में सारा कार्यक्रम आगे का शुरू हो। जी दीपक जी। मनु, मैं जानना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज रात में हो रही है, कल सुबह हो रही है? कोई निश्चित टाइम का ऐलान हुआ है?
जी, अभी तक दोनों जो नेता हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, दोनों दिल्ली के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा जो तमाम जो बड़े नेता हैं, अविनाश पांडे यहाँ के प्रभारी हैं, केसी वेणुगोपाल, तमाम बड़े नेता दिल्ली हैं। तो संभावना ये व्यक्त की जा रही है और जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि ये बड़े नेता जो हैं, कल सुबह जयपुर लौटने का इनका कार्यक्रम है। उसके बाद में ही विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद राज्यपाल जो है कल्याण सिंह, उनसे मुलाकात कर सकते हैं और उसके बाद आगे का प्रोसेस जो सरकार बनाने का औथ का है वो शुरू हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, जानकारी के लिए। सीधे चलते हैं रजत राकेश टंडन के पास। रजत, मध्य प्रदेश में क्या कमलनाथ का नाम लगभग तय है? जी बिल्कुल, देखिए कमलनाथ का नाम बिल्कुल तय है। एक लंबी मैराथन मीटिंग चली है। ज्योतिरादित्य सिंधिया लगभग 3 बजे राहुल गांधी के यहाँ पहुंचे थे। उसके बाद सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब यहां मौजूद रहे। उसके बाद जितने जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे, ऑब्जर्वर्स थे, वो यहां पर आए। 5 घंटे तक ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के घर पे मौजूद थे और अब से 1.5 घंटे पहले कमलनाथ यहां पर आए थे। उसके बाद राहुल गांधी ने फोटो भी ट्वीट करी जिसमें लिखा कि 2 वॉरियर्स फॉर द पेशेंस एंड नॉर्थ, जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों में सिंधिया और कमलनाथ मौजूद थे। उसके बाद सिंधिया और कमलनाथ अलग अलग गाड़ियों से निकले। साफ कहा भोपाल जा रहे हैं, आज ही फैसला होगा, आज ही अनाउंसमेंट होगा। तो आप कह सकते हैं जो कॉम्प्रोमाइज होना था वो दोनों के बीच में हो गया। इस कॉम्प्रोमाइज को कराने में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तीनों को आप कह सकते हैं लगना पड़ा और लगभग 6 घंटे तक मध्य प्रदेश की मीटिंग राहुल गांधी के घर पर चलती रही। अभी थोड़ी देर पहले यहां से कमलनाथ और सिंधिया निकल गए हैं। मुझे लगता है अगले आधे घंटे में भोपाल में पहुंचेंगे और 10 और 10:30 के बीच में विधायक दल की बैठक वहां बुलाई गई है। तो 10 साढ़े 10 के आसपास कमलनाथ के नाम की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि भोपाल से खबर आ रही है कि लगभग 10:30 के आसपास ही पीसीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बिल्कुल, देखिए ये विधायक दल की बैठक होगी, वहां पर घोषणा हो जाएगी कि हाँ कमलनाथ उनके नेता होंगे। हाँ, आज वो गवर्नर के पास जाते हैं या फिर कल जाते हैं ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि 15 तारीख के बाद दीपक जी पूछ लग रहा है। तो तीनों ही राज्य के लोग चाहते हैं कि जो भी मुख्यमंत्री बन रहा है वो 15 तारीख तक बन जाए। 16 तारीख को कोई शपथ लेना नहीं चाहता है। 13 तारीख आज खत्म हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के बारे में भी बता दूं आपको, मल्लिकार्जुन खड़गे और पीएल पुनिया पहुंचे थे राहुल गांधी से मिलने, लेकिन क्योंकि इतने दिन भर मीटिंग चलती रही इसलिए फिलहाल छत्तीसगढ़ का जो फैसला था वो कल तक टाल दिया गया है। छत्तीसगढ़ का मीटिंग राहुल गांधी कल लेंगे, कल फैसला होगा। और बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के नेता दिल्ली में हैं और जहां तक मेरी जानकारी है कि एक बार फिर अशोक गहलोत, अविनाश पांडे और सचिन पायलट से राहुल गांधी मिलेंगे। हो सकता है देर रात मिले, 12 बजे 1 बजे के बीच में, या सुबह मिले। उसके बाद कल वहां पर भी विधायक दल की बैठक होगी और नेता का अनाउंसमेंट होगा। सीधे चलते हैं संजय शेखर के पास, हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़े हुए हैं। संजय, ने टीएस सिंहदेव के नाम की तो बात की, लेकिन क्या कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूले में 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर या 1 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो सकता है? निश्चित तौर पे इसी फॉर्मूले पे बात चल रही है, क्योंकि भूपेश बघेल भी काफी नाराज बताए जाते हैं। भूपेश बघेल को मनाने की कोशिश की गई तो उन्होंने साफ कह दिया कि मैं सरकार का हिस्सा नहीं रहूंगा, सरकार से बाहर बैठना पसंद करूंगा। तो हाईकमान उनको मनाने की तैयारी में लगा हुआ है, लगातार उनसे बातचीत चल रही है। इस बीच में एक और मैं खबर दे दूं कि आज जो चरण दास महंत है, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भूपेश बघेल से अलग से प्राइवेट में मीटिंग की है। तो एक दबाव वो दोनों मिलकर के एक तीसरा फार्मूला निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में जो रूप में संभव है कि भूपेश बघेल को मना करके उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तीनों सहयोगियों को इस जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, मध्य प्रदेश में कमलनाथ, राजस्थान में अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ में ऐसा लगता है, हालांकि अंतिम फैसला भी नहीं हुआ है, नाम पर अभी तक राहुल गांधी की मोहर नहीं लगी है, लेकिन सबसे आगे रेस में चल रहे हैं टीएस सिंहदेव, जो कि नेता प्रतिपक्ष थे। राजनीति में जीत और हार के बाद विलेन तलाशे जाते हैं। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन फर्क यह है कि इस बार जनता भी नतीजों की समीक्षा कर रही है और आम चर्चा यही है कि मध्य प्रदेश में नोटा ने शिवराज और बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया। दरअसल एमपी में चुनाव के दौरान कई गांव और मोहल्लों में लोगों ने ऐलान कर रखा था कि उनका वोट नोटा को जाएगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार का अंतर इतना कम है कि सबका ध्यान नोटा पर ही अटक गया है। सरसरी तौर पर यही लगता है कि नोटा ने खेल बिगाड़ा, लेकिन किसका खेल बिगाड़ा ये समझते हैं। एमपी में बेहद कम अंतर वाली ऐसी 16 सीटें हैं जहां जीत हार का फासला नोटा से कम था। इनमें से 10 सीटों पर बीजेपी हारी और 6 सीटों पर कांग्रेस।
एमपी की जिन सीटों पर यह कहा जा रहा है कि यहाँ नोटा का कहर बीजेपी पर टूटा, उनमें ब्यावरा, दमोह, गुन्नौर, ग्वालियर साउथ, जबलपुर नॉर्थ, मंदाता, नेपानगर, राजनगर, राजपुर और सुवासरा की सीट शामिल है। वहीं जिन सीटों पर कांग्रेस नोटा को मिले वोटों से कम अंतर में हारी है, उनमें बीना, चांदला, इंदौर 5, जावरा, कोलारस और नागौर सीट शामिल हैं। अब नोटा वाले वोट अगर बीजेपी के पक्ष में जाते तो एमपी विधानसभा का गणित पूरी तरह पलट जाता, ऐसा लोग मान रहे हैं। तब बीजेपी के सीटों की संख्या 129 तक पहुंच जाती और कांग्रेस 114 सीटों का ग्राफ 104 पर अटक गया होता। अब तस्वीर का दूसरा पहलू देखते हैं। अगर नोटा कांग्रेस के पक्ष में जाता तो कांग्रेस को 6 सीटें ज्यादा मिलती और कांग्रेस 120 सीटों के साथ आराम से सरकार बना लेती और बीजेपी का ग्राफ 103 पर आ जाता। एमपी में नोटा की चोट सबसे ज्यादा बीजेपी महसूस कर रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को शायद पहले ही एहसास हो गया था कि नोटा कहर बरपा सकता है। सितंबर में दिल्ली में 3 दिन तक भविष्य के भारत पर अपना नजरिया बताते हुए भागवत ने कहा था कि लोकतंत्र के लिए नोटा हानिकारक है। नोटा से हमेशा अच्छे उम्मीदवार को नुकसान होता है और बुरा उम्मीदवार फायदा उठा लेता है। प्रजातांत्रिक राजनीति में हमेशा अवेलेबल बेस्ट को ही चुनना पड़ता है। 100% बेस्ट ये बहुत कठिन बात है। अब जब नोटा हम करते हैं तो हम अवेलेबल बेस्ट को भी किनारे कर देते हैं और इसका लाभ जो अवेलेबल वर्स्ट है उनको ही मिलता है। इसलिए यद्यपि नोटा का प्रावधान है, मेरा मानना है कि नोटा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हम सीधे चलते हैं जीसी मल्होत्रा साहब के पास, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है और सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं लोकसभा के। और हमारे साथ संजय पारीक जी हैं जो कि पीयूसीएल से है और पीयूसीएल ने ही पिटीशन किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर नोटा के पक्ष में और उसी के बाद नोटा लागू हुआ था। संजय पारीक जी, आपको क्या लगता है, नोटा लोकतंत्र के लिए घातक है क्या? नोटा बिल्कुल घातक नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिसे हम संवैधानिक अधिकार बोलते हैं किसी भी मतदाता का, वो अधिकार ये होता है कि जब वो मत डालने के लिए जाए उस समय वो उसके बारे में सोचे। जो सोचने का अधिकार है उसका, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसको बोलते हैं, वो सोच करके वो किसी को मत देता है। और सबसे बड़ी बात यह कि जहां हमने देखा बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं या लोगों के पास नाजायज तरीके से बहुत धन इकट्ठा हो गया है, अगर वो सोचता है उसको मत नहीं देना है तो नोटा का इस्तेमाल करता है। जैसे उसको मत देने का अधिकार है संविधान के तौर पर, वैसे ही संविधान उनको अधिकार देता है कि मत ना दे किसी के तौर पर। तो ये पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, ये तो जो मतदाता है उसका संवैधानिक अधिकार है जिसका वो प्रयोग करता है। और वो जो प्रयोग करता है वो अल्टीमेटली प्रजातंत्र के हित में ही होता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है संजय पारीक जी की नोटा का फायदा क्या है, इससे फायदा क्या होगा? क्योंकि इससे गणित ही बिगड़ेगा लोकतंत्र के अंदर, गणित खराब होगा। क्योंकि नोटा अगर 51% भी वोट हासिल कर ले तो इसके बावजूद भी इलेक्शन जो है निरस्त नहीं होगा। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि नोटा का क्या, नोटा जो पूरे वर्ल्ड ओवर जहां पर भी इसको यूज किया गया, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि अगर आप ये मानते हैं, या तो आप हमारे यहां से जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स जिनके हैं या जिनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस हैं, आप ये बोलिए कि हम पूरी जो इस तरह की प्रणाली है इसको स्वच्छ कर रहे हैं, ऐसे कोई लोग नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप मतदाता को अधिकार देते हैं तो उसको ये बोलिए कि नहीं, इन सारे लोगों में से एक व्यक्ति अगर क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स भी हैं, उसके करप्शन के चार्जेस भी हैं, तो भी आपको मत देना पड़ेगा। ये मतदाता से आप इस तरह का अधिकार, क्योंकि उसका जो सोचना, देखिए सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने करे अपने फैसले के अंदर, पहले यह था कि एक लीगल राइट है, उस लीगल राइट से उठा करके उन्होंने संवैधानिक अधिकार में बदल दिया है कि ये उसके सोचने और समझने का अधिकार है किसी मतदाता का। तो वो सोच समझ करके किसी को वोट देता है और उसे लगता है कि उसको वोट नहीं देना चाहिए और वोट नहीं देता है। और वर्ल्ड ओवर उसके बारे में यही बात है, इससे प्रजातंत्र में निखार आता है। इसमें वो जो लोग गलत हैं, ये एक मैसेज भी जाता है पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप गलत लोगों को अपने साथ ना रखें, क्योंकि मतदाता अगर ऐसे रखेंगे तो उसके खिलाफ मत देगा। हमें किसी को चूज करने वाली बात नहीं है कि चलो एक कांग्रेस का आदमी या बीजेपी का आदमी, मतदाता भी तो कुछ बोलेगा अपने बारे में। ठीक है, मतदाता भी कुछ बोलेगा, आपको ऐसा लगता है। लेकिन मल्होत्रा साहब, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि लोकतंत्र के लिए ये एक स्वस्थ परंपरा है नोटा?
देखिए, जहां तक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात है, और जैसा कि अभी कहा कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग, मसल पावर, मनी पावर के लोगों को कैसे हटाया जाए जब तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होते हैं, तो इसका उपयोग अपने आप में थोड़ा ठीक लगता है। पर अगर इसके रिजल्ट देखे जाएं, जैसा आपने खुद कहा कि अगर मान लीजिए 80% नोटा ले जाए तो भी जो 20% वोट हुआ है, जिसमें से 12% ही सिर्फ जिसका आया होगा वो इलेक्ट हो जाएगा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में, ये अपने आप में ठीक नहीं है। अब 2013 से जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटा का इस्तेमाल किया जाए, तब से लेकर अभी तक की एक स्टडी हुई है। अगर आज का आप ये इस दफा में मध्य प्रदेश और राजस्थान का इलेक्शन छोड़ दें तो 261 असेंबलियों में जो नोटा रहा है उसकी विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा नोटा रहा है, और 24 लोकसभा इलेक्शंस में जो नोटा रहा है वो विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा रहा है। अब अगर विक्ट्री मार्जिन मान लीजिए नोटा ही सबसे ज्यादा फर्स्ट पास द पोस्ट हो जाएगा तो इलेक्शन में किसी को तो चुना जाएगा, चाहे वो कम से कम वोट हो, तो वो इतने कम वोट के ऊपर भी जब वो चुन के आ जाएगा फर्स्ट पास द पोस्ट पे, तो ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन दोबारा करवाना चाहिए। और जो इलेक्शंस में जो कैंडिडेट्स जिनके खिलाफ नोटा आया है उनको दोबारा इलेक्शन के लिए नहीं लड़ना देना चाहिए। अब डेमोक्रेसी में तो ये बड़ी दिक्कत है, इतना इलेक्शन में खर्चा होता है। आपको पता है ये जो हमने ये किया दल बदल का कानून पास किया था, वो भी इसीलिए किया था कि बार बार इलेक्शन ना किए जाएं। तो स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नेंस चाहे देखने के लिए अकाउंटेबिलिटी को थोड़ा सा असर पड़े तो भी स्टेबिलिटी को देखते हैं साथ में, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में अगर नोटा इस तरह करना चालू हुआ, अभी तक 2.5% नोटा के वोट आए हैं, ऐसे ऐसे अगर बढ़ते गए तो नोटा का मतलब है जो वोट नहीं देते और जो वोट जाके देते हैं कोई फर्क ही नहीं रहा उनमें। अब कई देश ऐसे हैं जहां पर कंपलसरी वोटिंग कही जाती है, तो कंपलसरी वोटिंग इसीलिए कही जाती है कि आप जाके वोट कीजिए। ठीक है, नोटा का मतलब तो ना वोट देने वाली बात हुई, ना वोट देने वाली बात में बजाय इसके कि आप वोट ना दें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर दिया जाए ताकि जिस वजह से ये नोटा लगाया गया है वो वजह ही हट जाए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि दुनिया में कहां कहां क्या परंपरा है, क्योंकि जीसी मल्होत्रा साहब ने भी परंपरा की बात की। भारत में नोटा को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं, इसलिए हमने ये जानने की कोशिश की कि दुनिया के बाकी देशों में नोटा है या नहीं। हमारी रिसर्च टीम ने पता किया कि सोवियत संघ के विखंडन से पहले 1990 में जो आखिरी चुनाव हुए थे उसमें वोटरों के सामने नोटा का विकल्प था। इसका असर ये हुआ कि 100 से ज्यादा सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चुनाव हार गए। उस चुनाव में जीतने वाली पार्टी के मुखिया बोरिस येल्त्सिन थे। उन्होंने माना था कि उनकी जीत में बड़ा योगदान नोटा का था। स्पेन में वोटरों को चुनाव में ब्लैंक बैलेट और ब्लैंक सीट का विकल्प दिया जाता है, मतलब लोग अगर किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करते तो वो अपना बैलेट पेपर खाली छोड़कर डब्बे में डाल सकते हैं। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में नोटा का विकल्प नहीं है। नेवाडा राज्य में 1976 में नोटा का विकल्प दिया गया था। कैलिफोर्निया स्टेट में 1998 में नोटा लागू करने की कोशिश हुई, लेकिन रायशुमारी में कैलिफोर्निया की जनता ने नोटा को खुद ही खारिज कर दिया। नोटा का सबसे गजब प्रयोग इंडोनेशिया में हो रहा है। 2016 में इंडोनेशिया में ये व्यवस्था बनी कि अगर किसी चुनाव में एक ही उम्मीदवार मैदान में है तो उसका मुकाबला नोटा से होगा। भारत में ऐसी सूरत में निर्विरोध चुनाव हो जाता है, लेकिन इंडोनेशिया में निर्विरोध उम्मीदवार को नोटा का सामना करके उसे हराना होता है। यूनाइटेड किंगडम में नोटा की बजाय रिजेक्टेड वोट का विकल्प लोगों को दिया जाता है, मतलब कि वोटर चाहे तो सभी उम्मीदवारों को खारिज करने का विकल्प चुन सकता है। कनाडा में राष्ट्रीय चुनाव में नोटा या नोटा जैसा कोई विकल्प नहीं है। यहाँ कुछ प्रांतों के चुनाव में नोटा का विकल्प जनता के पास होता है। नॉर्वे में यह भी लोगों के पास ब्लैंक वोट का विकल्प होता है, जिसके जरिए वो चुनाव में नेताओं से अपनी नाराजगी जता सकते हैं। ब्लैंक वोट का विकल्प लैटिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना के पास भी है। पोलैंड में किसी भी उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए 50% से एक वोट ज्यादा हासिल करना होता है। वहाँ भी वोटरों को ब्लैंक या रिजेक्टेड वोट का विकल्प हासिल है। इससे मतदान का प्रतिशत बढ़ जाता है, इसलिए ब्लैंक वोट भी चुनाव में महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
संजय पारीक जी, आपको नहीं लगता कि नोटा से बेहतर विकल्प ये होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को जो पोल्ड वोट है, जो डाले गए वोट है, उनमें से 51% जीते, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के 51% अगर वोट किसी को नहीं मिलते तो दोबारा चुनाव हो जाए? बिल्कुल, एक्चुअल में बात यही थी कि नोटा का जो हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे याचिका लेकर के, उसका दूसरा स्टेप, और मुझे लगता है हम लोगों को पीयूसीएल को दूसरा स्टेप भी लेना पड़ेगा कि अगर इस तरीके का मतदान होता है जहां 51% नोटा को मिलते हैं और कोई इसमें नहीं आता है, तो वहां पर दोबारा से चुनाव होना चाहिए। अब ये बात कहना कि खर्चे की बात है, मुझे नहीं लगता कि खर्चे की बात और डेमोक्रेसी की बात, जहां हम बात करते हैं कि हमें अच्छे कैंडिडेट्स को लाना है, ये जो सब लोग बात कर रहे हैं और जो मतदाता लोग आकर के अपना मतदान कर रहे हैं नोटा के पक्ष में, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक मैसेज लोगों को देना चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को देना चाहते हैं कि तुम अपने काम करने की प्रणाली को सुधारो, अगर नहीं सुधारोगे तो हम तुम में से किसी को स्वीकार नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जिसको समझना चाहिए। और आपका कहना ठीक है कि उस जगह के ऊपर अगर मान लो जो चुनाव इस तरीके का हो जाता है तो उसके अंदर दोबारा से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको सब लोगों ने बहुमत से चुना हो। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एच.एस. ब्रह्मा साहब भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ब्रह्मा साहब, आपको क्या लगता है, नोटा लोकतंत्र के लिए मजबूत है या लोकतंत्र को मजबूर बनाता है? नमस्कार चौरसिया जी, हमारा जो कमेंट है इसमें दो इश्यू में हम कमेंट करेंगे। नंबर 1 कमेंट, जैसा हमारा पूर्व मेंबर सब, हमारे जो पार्टिसिपेंट जो मेंबर्स बोल रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नोटा को जो हमने 2013 से तामील किया है हमारे देश में इलेक्शन में, बेसिकली नंबर 1 ये तो एम्पावरिंग द वोटर्स, जो हमारा वोटर्स है हिंदुस्तान में पूरा 83 करोड़ या 85 करोड़, अब तक मेरे ख्याल से 85 करोड़ हो गया। तो हमने जो नोटा को जो इम्प्लीमेंट किया था 2013 से, तो सबसे पहले बात ये था कि ये हमारा वोटर्स के लिए बड़ा एम्पावरमेंट है, क्योंकि अर्लियर डेज में हमारा आइदर यू एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग और अब अंदर जाके ना वोट देके आप वापस आ जाए। लेकिन अभी तो नोटा के देने पावर एम्पावर होने के, नोटा होने के बाद, तामील होने के बाद, एटलीस्ट एवरी वोटर्स इन इंडिया वो चाहते हैं कि इनको किसी कैंडिडेट को हमारे कोई पसंद नहीं है तो ही कैन ऑलवेज पुट हिज स्टैम्प ऑन द नॉन ऑफ द अबव कैंडिडेट। तो ये ना नोटा पे हम डाल सकते हैं। एक्चुअली इट इज अ बिग एम्पावरमेंट टू आवर वोटर्स, नंबर 1। नंबर 2, मेरे ख्याल से ये जो स्टेप है नोटा देने, वंस यू पुट योर वोट टू द नोटा, तो उसमें क्या होता है, ए मैसेज गोज टू द कैंडिडेट एज वेल एज द पार्टी। अगर हम जब 2013 में जो तामील किए थे तो हमारा सजेशन क्या था इलेक्शन कमीशन में, सपोज नोटा के सपोर्ट में अगर 20-25% का वोट डाला जाता है, नॉन ऑफ द अबव कैंडिडेट के ऊपर हम उसको डाल वोट नॉन ऑफ द अबव कैंडिडेट, तो हम ये मैसेज हमारा पार्टी को जाते हैं, कैंडिडेट को जाता है। इनफैक्ट इफ द नोटा परसेंटेज गोज अबव द कैंडिडेट, दोज कैंडिडेट हु डजंट सिक्योर द appropriate number of votes and the nota percentage goes up, that particular voting candidate election should be, क्या बोलते हैं उसको, it should be, उसको खारिज करना चाहिए, it should be cancelled or cancelled so the fresh voting can be done. So लेकिन ये विकल्प अभी नहीं है। Very good step forward for a reform in our country. People who vote against the candidates, there should be definitely a step taken by election commission in the country and also the country that nota should be further improved and should be made more stringent so that wrong candidates who are not desirable candidates, they should be debarred from this kind of election. I think nota is definitely a good step by our election. ठीक है, नोटा से लोकतंत्र मजबूत हुआ है, ये एच.एस. ब्रह्मा साहब का मानना है। लेकिन नोटा का विकल्प लोग नेताओं से नाराजगी जताने के लिए आजमाते हैं। वोटरों के लिए नोटा एक हथियार है जिसका इस्तेमाल जनता ये संदेश देने के लिए करती है कि उसे किसी भी उम्मीदवार पर भरोसा नहीं है। क्या नोटा नाम का ये चुनावी हथियार लोकतंत्र के लिए घातक है? क्या ये वोट की बर्बादी है? क्या नोटा से कोई फायदा नहीं है? इन तमाम सवालों पर पूर्व कृषि राज्य मंत्री और बीजेपी सांसद संजीव बालियान क्या सोचते हैं, उनकी राय भी जान लीजिए। मेरे विचार से तो जैसे प्रावधान है तो मैं कहूं कि नोटा नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं जो नाराजगी है लोगों को किसी न किसी पार्टी को वोट देना चाहिए, मेरा मानना है। नोटा कोई समस्या का समाधान नहीं है, मेरे विचार से तो फायदा नहीं है।
नोटा जो आपके सामने ऑप्शंस है, आप उनमें से एक को चुने तो ज्यादा बेहतर हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि ये समाधान नहीं है, नोटा अपने आप में एक समस्या है। हाँ, मुझे लगता है। एमपी में बीजेपी को नोटा से झटका लगा है, इसलिए आप कह सकते हैं कि नोटा के बारे में बीजेपी नेताओं की राय खराब है। हमने नोटा का फायदा नुकसान समझने के लिए समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य नीरज शेखर से भी बात की, उनकी राय भी सुन लीजिए। ये नोटा होना चाहिए, नोटा होने में क्या तकलीफ है। जहां किसी को लगता है कि वो किसी दल के साथ नहीं है, तो उसको एक अपना विरोध जताने का एक जरिया है नोटा, तो ये होना चाहिए। अच्छा, क्या ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, ये तो मैं नहीं कह सकता फायदा, लेकिन जनतंत्र में सबको अपनी बात कहने का स्वतंत्रता है, उसमें नोटा भी एक है, तो इसलिए नोटा होना चाहिए। इसलिए मैं कह, संवैधानिक जो लोग हैं उस पर विचार करना चाहिए, अगर कोई बदलाव अच्छा सुझाव आए तो उसको देखना चाहिए, लेकिन अभी जो है उस रूप में भी ठीक है। हाल के दिनों में बीजेपी जिन बातों से परेशान होती है, शिवसेना को उन बातों में बड़ा आनंद आता है। नोटा के बारे में शिवसेना की राय क्या है? क्या नोटा से लोकतंत्र को किसी तरह का फायदा होता है? इस पर शिवसेना सांसद अरविंद सावंत की राय भी हमने जानी। अच्छी बात है, क्या अगर लोगों को लगे कि भाई कोई लायक नहीं है तो उसको कहाँ मत प्रदर्शन करे। मैं तो उल्टा कहता हूँ, जो करना है वो करो, लेकिन सभी लोग वोटिंग के लिए आ जाओ। वोटिंग के लिए नहीं आना, इतना बड़ा अधिकार संसद ने, संविधान ने दिया हुआ है, उस अधिकार का हम अगर सही इस्तेमाल नहीं करें तो ठीक नहीं लगता। फायदा तो घाटा देखने से भी ये चीज देखनी है कि लोगों के मन में रिजेंटमेंट है क्या, नाराजगी है क्या। इतने बड़े प्रत्याशी खड़े हैं, उनमें से एक भी अगर लायक नहीं लगता तो उसका आत्मपरीक्षण करने की आवश्यकता लगेगी उसमें। अगर वो नंबर बढ़ता है तो उसको आत्मपरीक्षण करने की आवश्यकता है, सभी पार्टियों को और निर्दलीयों को भी। वो करते समय दो होती चीज, एक नाराजगी व्यक्त करना कि भाई आप में से कोई भी लायक नहीं है, या दूसरी तरफ जो संविधान ने जो अधिकार दिया उस अधिकार का आप सही मायने में उपयोग करें, यही अपेक्षा है। कौन सा बदलाव ला सकते हैं उसमें बताओ, और क्या बदलाव? नाराजगी किस तरह से प्रकट करें? या तो लोग वोटिंग को नहीं आते, आकर भी अगर नोटा लगाए, नोटा की अगर संख्या बढ़ी तो मैं समझता हूं अगर 10% से ज्यादा बढ़ती है टोटल वोटिंग के, तो वो चुनाव दोबारा लेने की आवश्यकता लगेगी। तो सांसदों की राय जानने से पहले हमने एच एस ब्रह्मा, जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनसे बात की और उनका मानना है कि नोटा के स्वरूप में बदलाव होना चाहिए। और अगर नोटा को 51% से ज्यादा मत मिलते हैं तो ऐसे में चुनाव फिर से कराए जाने चाहिए। हम सीधे चलते हैं जीसी मल्होत्रा साहब के पास। मल्होत्रा साहब, आपको नहीं लगता कि नोटा होना चाहिए और साथ ही साथ वोट डालना भी मैंडेटरी होना चाहिए, या फिर लोगों को ऑनलाइन वोटिंग का अधिकार होना चाहिए? जी हाँ, वोट डालने का जो मैंडेटरी अधिकार है, अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन वोटिंग भी अब क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजी में इतनी हो सकती है। पर मैं नोटा के बारे में फिर कहूंगा कि देखिए, कई दफा वोट कैंडिडेट को डालने के बजाय पार्टी को डाला जाता है। अब मान लीजिए एक दफा एक कैंडिडेट अच्छा भी है पर उस पार्टी को वोट नहीं देना चाहता कोई वोटर, तो ये नोटा में उस कैंडिडेट के साथ जाती हो जाएगी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि नोटा जो लाया गया है जिस पर्पस के लिए कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, कि जो गंदे कैंडिडेट्स ना आ जाए, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स ना आ जाए, मनी पावर मसल पावर ना चले, उसको रिफॉर्म करना चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, बजाय इसके कि नोटा दे के इट इज एज गुड एज नॉट वोटिंग। तो ना आना और वोट आके देना ना देना, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं रहता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि नोटा अपने आप में तब तक ठीक है जब तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जिस पर्पस के लिए किया गया है नहीं किए जाते। अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अच्छी तरह हो जाए और वहां पर क्रिमिनल बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स खत्म हो जाए, तो अपने आप पार्टी को या कैंडिडेट को जो वोट दिया जाएगा वो फिर नोटा की जरूरत ही नहीं रहेगी। उस केस में नोटा की जरूरत नहीं लगेगी अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाता है। संजय पारीक जी, यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपने देखा मध्य प्रदेश में किस तरह से पूरा खेल बिगाड़ दिया नोटा ने। भारतीय जनता पार्टी का भी बिगाड़ा और कांग्रेस का भी बिगाड़ा।
अगर नोटा के वोट बीजेपी के फेवर में गिरते हैं और अगर वोट बीजेपी के फेवर में नहीं भी गिरते और नोटा नहीं होता तो बीजेपी वहां पर सरकार बना लेती। आपको नहीं लगता ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जाती हुई है मध्य प्रदेश में? देखिए, आपके ये सोचने का तरीका है, जैसे मल्होत्रा जी से मैं सहमत नहीं हूं। अभी क्या हुआ, पहले लोग वोट देने के लिए नहीं जाते थे, उनको मालूम था कि जिस तरह के कैंडिडेट हैं उनके फेवर में वोट देने का फायदा नहीं है। अब लोग मतदाताओं की संख्या, अगर आप कंपल्सरी वोटिंग भी करेंगे और नोटा का अधिकार लोगों के पास रहेगा तो जाकर के अपनी बात को फिर दोबारा से एक्सप्रेस करेंगे। जहां तक ये पॉलिटिकल पार्टीज की बात आप कह रहे हैं कि बीजेपी या कांग्रेस को फायदा हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, ये तो अब मतदाता ने जाकर के जो स्थिति को देखा और अपने संवैधानिक अधिकार का सोच समझ के जो इस्तेमाल किया, तो उसने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। उसमें अगर पॉलिटिकल पार्टी को किसी को नुकसान या फायदा हुआ, लेकिन क्या जनतंत्र को या डेमोक्रेसी को फायदा हुआ ना हुआ, अल्टीमेटली हमको वो देखना जरूरी है। अगर वरना तो अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज का फायदा अभी तक देखते चले आए थे, जब नोटा नहीं था तो हमें मालूम है किस तरीके से तमाम चीजें जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, वो हैं। तो अल्टीमेटली हमको ये देखना चाहिए कि मतदाता का जो अधिकार है उसको किस तरीके से डेमोक्रेसी के साथ कनेक्ट करके, और जैसे मैंने बताया आपको, किसी को मत देना न देना, पहले ये होता था कि अगर आप नहीं देना चाहते और वहां भी जाते हैं तो आपका जो पेपर था उसको कैंसिल करके बॉक्स में डाल देते हैं। अब ये है कि वो इफेक्टिव हो गया है, वो इफेक्टिव हो गया है। तो पहले काउंट नहीं होता था, अब काउंट होकर के जो आपका अपोजिशन है वो अपोजिशन आप डेमोक्रेसी के अंदर शो करते हैं कि हमारा अपोजिशन कैंडिडेट के साथ है या पॉलिटिकल पार्टी के साथ है। और मुझे लगता है कि ये पैरामाउंट है डेमोक्रेसी में। इसको आप खत्म करेंगे तो आप बहुत सारी चीजों को जो डेमोक्रेसी के अंदर गलत चीजें हैं उनको आप फिर स्वीकार करेंगे, वो सारी चीजें फिर प्रिवेल करेंगे। मल्होत्रा साहब, आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात कही, लेकिन आपको नहीं लगता नोटा में भी रिफॉर्म्स होना चाहिए? और नोटा में किस तरह के रिफॉर्म्स की जरूरत को आप महसूस करते हैं? यही तो मैं कह रहा हूं कि नोटा में भी रिफॉर्म्स की जरूरत है। एज इट इज अगर ये नोटा में सबसे पहला रिफॉर्म की यह जरूरत है कि उसकी एक परसेंटेज रखी जाए कि अगर नोटा इतने परसेंटेज वोट्स आ जाता है उसमें तो वो इलेक्शन दोबारा करवाया जाए, और वो जो कैंडिडेट्स जिनके खिलाफ नोटा है उनको डिबार किया जाए इलेक्शन लड़ने के लिए। जब तक ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होते तो पर्पस तो ये है कि ऐसे कैंडिडेट्स को डिबार किया जाए और ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो ऐसे कैंडिडेट्स को दोबारा नहीं रखेंगी। तो इसलिए ये फिर दूसरी बात कि नोटा का जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो मार्जिन अगर कितने से ज्यादा है उसको भी देखना चाहिए कि अगर मार्जिन विक्ट्री बहुत ज्यादा है, नोटा बहुत ज्यादा मार्जिन ऑफ विक्ट्री से, तो उसमें भी कोई परसेंटेज रखनी चाहिए कि इतनी मार्जिन ऑफ विक्ट्री के ऊपर नोटे को कैसे लिया जाएगा। क्योंकि नोटा के आने से सिर्फ पार्टियों को नुकसान या कुछ कैंडिडेट्स, अच्छे कैंडिडेट्स को भी नुकसान हो जाए, और अच्छे कैंडिडेट्स को जैसे अभी कहा गया था कि नोटा से तकरीबन नुकसान होता है, जो बुरे कैंडिडेट्स हैं जो उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए दोबारा से इलेक्शन करवाना एक पर्टिकुलर परसेंटेज के बाद और फर्स्ट पास द पोस्ट को न रखना, ऐसा उसके अंदर आना चाहिए अमेंडमेंट। बिल्कुल आना चाहिए। और मुझे लगता है कि मार्जिन ऑफ वोट जितने हैं उससे ज्यादा, उससे कम अंतर से अगर कोई हारता है तो फिर चुनाव का क्या किया जाना चाहिए, इसके बारे में भी संविधान विशेषज्ञों को और पीयूसीएल को सोचना चाहिए। पारिक जी, आपको नहीं लगता कि जो नए इक्वेशंस बने हैं उसके हिसाब से अगर मार्जिन ऑफ वोट से नोटा ज्यादा है तो ऐसे में भी चुनाव कैंसिल होने चाहिए, ऐसे में भी चुनाव रुकने चाहिए? मल्होत्रा जी ने ठीक कहा, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। मैंने आपको बताया कि ये एक स्टेप था पीयूसीएल का, नेक्स्ट स्टेप जो आप बता रहे हैं वो हमको करना पड़ेगा, वरना डेमोक्रेसी का मायने नहीं रहेगा। अगर नोटा के वोट ज्यादा आ जाते हैं इसका मतलब है लोगों ने उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट्स को स्वीकार नहीं किया है, तो वहां दोबारा चुनाव होने चाहिए। और इसके लिए बात यह है कि अगर सरकार खुद कानून लाती है तो अच्छा है, अगर वो कानून नहीं लाती और उस जगह पर इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो जो भी स्टेप हम ले सकते हैं पीयूसीएल की तरफ से वो जरूर लेंगे।
तो मध्य प्रदेश जैसी स्थिति अगर आती है तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और मध्य प्रदेश का उदाहरण देंगे कि ऐसा चूंकि यहां पर हुआ है कि मार्जिन ऑफ वोट से ज्यादा नोटा की संख्या है तो यहां के चुनाव कैंसिल होने चाहिए या इस तरह की व्यवस्था लागू की जानी चाहिए? देखिए, हम जो नोटा जब से लागू हुआ और अभी तक की जो स्थिति है, उन सारी स्थितियों का विश्लेषण करने के बाद में अगर ये नतीजे पे पहुंचते कि जगह जगह इस तरह की बात हुई है कि नोटा का जो मत है वो कैंडिडेट्स के मत से ज्यादा रहा, तो ये नेचुरली एक ऐसी स्थिति है जिसको हम लोगों को पहले सरकार के सामने और उसके बाद में कि वो कोई कानून बनाए और नहीं बनाते हैं तो कोर्ट के सामने ले जाना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मल्होत्रा साहब और संजय पारीक साहब। तो मूल मंत्र यह निकल रहा है कि नोटा होना चाहिए। दोनों संविधान विशेषज्ञ और पीयूसीएल का यह कहना है कि नोटा होना चाहिए। और अगर मार्जिन ऑफ वोट जिस तरह से 10 सीटें बीजेपी ने हारी और 6 सीटें कांग्रेस ने हारी, अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है तो वहां के चुनाव रद्द करने पर भी विचार होना चाहिए। ऐसा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में आना चाहिए, ऐसा हमारे विशेषज्ञों की राय है। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश के अंदर और इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से ही आ रही है। भोपाल एयरपोर्ट पर कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया को रिसीव करने के लिए दिग्विजय सिंह पहुंच गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ जो हैं वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद भोपाल पहुंच रहे हैं, चार्टर्ड प्लेन से पहुंच रहे हैं और इसके बाद विधायक दल की बैठक होगी जिसमें कमलनाथ के नाम पर मोहर लगेगी और उसका औपचारिक ऐलान बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रात 11 बजे ही होगा। सीधे चलते हैं हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी के पास। विजय लक्ष्मी, दिग्विजय सिंह का आना क्या साबित करता है? यही साबित करता है कि सभी कुछ क्लियर हो चुका है, सभी कुछ क्लियर है, अब सिर्फ नाम के ऐलान की औपचारिकता बाकी है कमलनाथ के। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसी और इशारा कर रहा है कि महज नाम के ऐलान की औपचारिकता जो है वो बाकी है। दिग्विजय सिंह जो है वो एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ दोनों जो है वो भोपाल लौट आए हैं। अभी से कुछ देर में जैसे ही दोनों यहां पहुंचेंगे एमपीसीसी जो कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है भोपाल में, उसके बाद जो सीएलपी की मीटिंग होगी, कांग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी की मीटिंग होगी जिसमें एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा। जिस तरह से सूत्र हमें बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि कमलनाथ ही हैं जो अगले चीफ मिनिस्टर होंगे मध्य प्रदेश के। मोहर राहुल गांधी ऑलरेडी लगा चुके हैं दिल्ली में। अब यहां पर आकर के जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी होंगी। सीएलपी मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया जाएगा और उसके बाद 10:30 के बाद हमें बताया गया है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो यहां पर भोपाल में होगी जिसमें कांग्रेस आधिकारिक तौर पर इस बात का ऐलान करेगी कि कमलनाथ मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। विजय लक्ष्मी, क्या सारे विधायक जो मध्य प्रदेश का राजीव गांधी भवन है भोपाल का उसमें पहुंच गए हैं? जी, काफी सारे विधायक जो हैं वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। जहां तक सीएलपी की मीटिंग है वो 3 से 4 बार टली। पहले शाम को होनी थी 5 बजे, फिर उसके बाद 8:30 बजे हुई, फिर 9 बजे हुई, फिर 9:30 बजे का टाइमिंग जो रखा गया। हालांकि दोनों अभी नहीं पहुंचे हैं, 9:50 हो चुके हैं। विधायक जो है वो ज्यादातर जो है देर शाम से ही भोपाल में है, कैंप किए हुए हैं, क्योंकि शाम को पता था सबको, जो सूचना है वो दी जा चुकी थी कि आज जो है वो सीएलपी की मीटिंग होगी। तो बहुत सारे जो काफी विधायक हैं वो ऑलरेडी यहाँ एमपीसीसी के आसपास हैं। जो एमपीसीसी के दोनों गेट्स हैं, जो दरवाजे गेट्स हैं वो लॉक कर दिए गए हैं। मीडिया की एंट्री जो है वो ब्लॉक कर दी गई है। तो सिर्फ जो कांग्रेस के विधायक हैं उनकी ही एंट्री अंदर है और बाकी जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी एंट्री जो है वो सिर्फ अलाउड है। मैं हमारे कैमरा पर्सन जैना से कहूंगी जरूर दिखाए। जी ठीक है विजय लक्ष्मी, शुक्रिया। जब बैठक शुरू होगी तो फिर एक बार आपके पास आएंगे ताजा अपडेट के लिए। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन नहले पे दहला में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। के प्रबल दावेदार है और भूपेश बघेल से उनका नाम आगे चल रहा है। टेक सिंहदेव गांधी परिवार के भी बेहद करीबी है। क्या कहना था उनका इस पूरे मसले पर, आइए सुनते हैं।
के आसपास, तो बैठक करीब 8 बजे के आसपास चालू हो गई होगी, 8 साढ़े 8 बजे के आसपास बैठक चालू हो गई होगी। और शेष कुछ रहा होगा चर्चा करके निर्णय लेने के लिए, उसके लिए मेरे पास भी सूचना आई, पुनिया सर की भी खबर आई थी। जी, खबर मैं दिल्ली जा रहा हूँ। बड़े नेता जा रहे हैं, क्या सूचना आ रही है कि चारों नेता जा रहे हैं दिल्ली? जिनको खबर आई होगी, क्योंकि मेरे पास खबर आई है तो मेरी जानकारी है, और राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम लोगों ने देखा कि और भी लीडर्स बुलाए गए थे, 1 से अधिक लीडर्स बुलाए गए थे, तो उसी प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ के भी 1 से अधिक लोग जाएंगे। सर, इस प्रोसीजर में क्या क्या फैक्टर रखे जा रहे हैं सामने? जैसे कुछ निकल के ये भी आ रहा है कि 2019 को भी, मतलब 2019 को भी ध्यान में रखा जा रहा है इस चीज को लेते हुए। स्वाभाविक है कि एक लक्ष्य जो रहता है 2019 का है, छत्तीसगढ़ के लिए आसान लक्ष्य है कि 10 में हम लोग एक ही हैं, तो उसमें सुधार का लक्ष्य तुलनात्मक कांग्रेस के लिए बहुत आसान है इस भारी सुनामी रूपी बहुमत के बाद में, किंतु उस पे हम ठहराव कांग्रेस नहीं कर सकती, बीते हुए कल पे आधार बना के टिक के नहीं रह सकती।